आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। एक्सरसाइज 1.2 इंट्रो। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने किया था यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है। आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये मैं आपको फिर से डेफिनेशन से नहीं बताऊंगी, मैं आपको एग्जांपल लेके ही बताऊंगी। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक किसको कहते हैं? उसको कहते हैं जिसके अंदर जो कंपोजिट नंबर होते हैं। ये थ्योरम हमें क्या कहती है कि जो भी कंपोजिट नंबर होते हैं उनकी अगर मैं क्या बनाती हूँ, प्राइम फैक्टर अगर मैं बनाती हूँ, और वो प्राइम फैक्टर कैसे हो, यूनिक हो। जितने भी कंपोजिट नंबर है उनके अगर प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, यूनिक होते हैं, तो उस प्राइम फैक्टराइजेशन को ही हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो इससे पहले मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि कंपोजिट नंबर कौन से हैं और प्राइम फैक्टर कौन से हैं। तो कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं, दोज नंबर्स which are divide या फिर मैं ये भी बोल सकती हूँ कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से तो बड़े होंगे, ग्रेटर देन 1 एंड आर नॉट प्राइम। यानी कि कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं कि जो नंबर प्राइम तो नहीं होंगे लेकिन वो नंबर किससे बड़े होंगे, 1 से बड़े होंगे। अब प्राइम नंबर क्या है, मैं अभी एग्जांपल भी दूंगी इनका। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं, वो दोज नंबर्स विच आर डिवाइडेड बाय एग्जैक्टली, या मैं बोल सकती हूँ ओनली, जब इफ एंड ओनली इफ एग्जैक्टली 1 एंड इटसेल्फ। हम प्राइम नंबर्स उन नंबर्स को बोलेंगे कि जो सिर्फ 1 से और खुद से डिवाइड होते हैं, वो सभी क्या कहलाएंगे, प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। कंपोजिट नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? जो प्राइम तो नहीं होते हैं लेकिन वो किससे बड़े होंगे, 1 से जितने भी बड़े नंबर होंगे, और जो प्राइम नहीं होंगे वो कंपोजिट होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे नंबर क्या लेती हूँ, यहाँ पे 4, 6, 9, 10, 12, 14, अगर मैं 15 की बात करूँ 15, 16, इतने जिस तरह के जो नंबर्स होंगे आप देख भी सकते हो, ये जितने भी नंबर्स हैं ये सारे के सारे नंबर प्राइम नहीं है। तो यानी कि प्राइम नंबर नहीं है, और जो 1 से बड़े होंगे वो सारे क्या होंगे, कंपोजिट। क्यों होते हैं? क्योंकि इनके फैक्टर में अगर मैं 4 के फैक्टर बनाऊं तो 4 के फैक्टर में क्या आएगा, 2 × 2। यानी कि ये जो 4 है ये 1 से तो डिवाइड हो रहा है, ये 4 से भी डिवाइड हो रहा है। जैसे कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 1 × 4, तो ये 1 से भी डिवाइड हो रहा है, ये 4 से भी डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये अदर नंबर किसी तीसरे नंबर से भी डिवाइड हो रहा है, किससे, 2 से। इसीलिए ये सभी नंबर्स क्या कहलाएंगे, इस तरह के नंबर्स कंपोजिट नंबर। अब प्राइम नंबर मैंने अभी बताया जिनके फैक्टर में 1 खुद वो नंबर आए। जैसे कि मैं यहाँ पे नंबर क्या लिखती हूँ, प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे, 2, 3, 5, 7 और क्या आएगा यहाँ पे 11, तो ये चलते रहेंगे। तो ये सभी क्या है, प्राइम नंबर्स। जैसे कि अगर मैं 2 के फैक्टर बनाऊं तो 2 के फैक्टर में सिर्फ 1 और 2 आएगा। तो डेफिनेशन यही कहती है कि वो नंबर्स जो 1 से और खुद से डिवाइड होते हैं उन्हें ही क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स। तो ये तो मैंने आपको बताया कंपोजिट और प्राइम नंबर्स क्या है, क्योंकि जब तक आपको इस चीज की नॉलेज नहीं होगी आप इस थ्योरम को नहीं समझ सकते। अब थ्योरम क्या कहती है कि कंपोजिट नंबर्स कि जब हम क्या बनाते हैं, प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं, और वो अगर क्या हो, यूनिक हो, तो वो क्या कहलाएंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को सेटिस्फाई करेंगे। अब ये फैक्टर क्या है स्टूडेंट, मैं आपको बता देती हूँ कि फैक्टर्स किसको कहेंगे। मैं एक एग्जांपल यहाँ पे आपके सामने ले रही 32 का। अब 32 को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि 32 किस किस नंबर से डिवाइड होता है। तो 32 किस किस नंबर से, तो आप निकाल दो ना, आपने छोटी क्लासेस में निकाला भी है कि हम इस तरह से निकालते हैं, इस तरह का साइन लगा के। हम पहले किससे स्टार्ट करते हैं, 2 से स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या आएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 16 =
12। अब ये आएगा 2 8 जा, फिर 2 4 जा, 2 2 जा, और लास्ट में 2 2 जा 1। तो यहाँ पे मैंने 32 को फैक्टर की फॉर्म में लिखा। किसकी फॉर्म में लिखा? फैक्टर की फॉर्म में लिखा। आप देख भी सकते हो, मैंने 32 को फैक्टर्स की फॉर्म में लिखा। वो फैक्टर्स के अंदर जितने भी नंबर्स हैं वो सारे क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। आप देख भी सकते हो, इसमें तो नंबर खैर एक ही है 2, लेकिन 2 क्या है? प्राइम नंबर्स है। तो यानी कि मैंने 32 क्या था? एक कंपोजिट नंबर था। 32 क्या था? एक कंपोजिट, ये प्राइम नंबर नहीं था। इसके मैंने क्या बना दिए? फैक्टर्स बना दिए, यानी कि फैक्टर की फॉर्म में लिख दिया, मल्टीप्लाई की फॉर्म में। तो ये फैक्टर्स कैसे हैं? आप देख भी सकते हो, प्राइम है। और ये जो फैक्टर हमारे निकले, क्या ये यूनिक है? यूनिक का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? जब मैंने 32 के फैक्टर बनाए तो क्या इसके फैक्टर में 2 के अलावा कोई और नंबर भी आएगा? इसके फैक्टर में 2 के अलावा और कोई नंबर नहीं आएगा, यानी कि 32 किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो यानी कि 32 के जो फैक्टर हमने बनाए वो कैसे बने? हमारे यूनिक बने। तो इसको हम क्या कहते हैं? यूनिक। प्राइम फैक्टराइजेशन एनी कंपोजिट नंबर इस यूनिकनेस को डिफाइन करते हैं, वो यूनिक होते हैं। मैं अभी आपके सामने एक एग्जांपल और यहाँ पे ले रही हूँ। 27 है। अब 27 की अगर मैं फैक्टर यहाँ पे बनाऊं तो ये 3 से होगा, 3 9 जा, 3 3 जा, और यहाँ पे आएगा 1। तो यानी कि 27 को मैं क्या लिख सकती हूँ? फैक्टर की फॉर्म में 3 इंटू 3 इंटू 3। तो इसको कहते हैं फैक्टर करना किसी भी नंबर्स के। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जब मैंने ये कंपोजिट नंबर है स्टूडेंट, 27 क्या है? कंपोजिट नंबर है। इस कंपोजिट नंबर के मैंने क्या बनाए? प्राइम फैक्टर। ये प्राइम नंबर है 3 क्या है? प्राइम। और ये जो फैक्टर बने ये क्या है? यूनिक है। क्या 27 3 के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड होता है? अगर आप ये कहोगे कि मैडम ये 9 से होता है, तो 9 के फैक्टर में भी क्या होता है? 3 ही आएगा। अगर आप ये कहो कि इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम, वो बात ठीक है आपकी, लेकिन 9 भी किससे डिवाइड होता है? ओनली 3 से। तो इसका मतलब ये किसी और से डिवाइड नहीं हो रहा। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि यहाँ पे 4 से भी डिवाइड हो रहा है या 5 से भी। तो ये जो प्राइम फैक्टर बनेंगे किसी भी कंपोजिट नंबर के, वो क्या होंगे? यूनिक होंगे। इसको कहते हैं यूनिकनेस होना किसी भी नंबर का फैक्टर्स। तो ये हमारी डेफिनेशन थी। इसी को ही हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यानी कि कंपोजिट नंबर के जब प्राइम फैक्टर बनाते हैं, अगर वो क्या होते हैं? यूनिक होते हैं, तो वो इस प्रॉपर्टी को क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। मैं एक एग्जांपल और ले लेती हूँ यहाँ पे। अगर मैं अब यहाँ पे एग्जांपल लूँ 54, तो 54 के फैक्टर क्या बनेंगे? 3 पे 3 9 जा, फिर से क्या आएगा? 3 3 और 1। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे कई बार बच्चे क्या करते हैं, जो मैंने ये फैक्टर बनाए इसको ऐसे भी करते हैं कि 54 मैंने तो 2 से स्टार्ट किया, वो 3 से भी डिवाइड कर देते हैं डायरेक्ट। क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है? यस। फिर ये जाएगा 6 पे, फिर 2 पे, और फिर 1 पे। तो हम ऐसे भी फैक्टर बना सकते हैं, और हम पहले 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं और बाद में 2 से। तो इसका मतलब मैं आपको ये बता रही हूँ, अगर मैं यहाँ पे 2 से पहले डिवाइड करती हूँ फिर 3 से, यहाँ पे 3 से पहले डिवाइड करती हूँ फिर 2 से, क्या इसके फैक्टर पे कोई इफेक्ट पड़ा? जो इसके प्राइम फैक्टर थे वो तो अभी भी यूनिक रहेंगे। तो हम आगे पीछे भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको बुक के अकॉर्डिंग एक एडवाइस देती हूँ, जो आपके एनसीईआरटी बुक है वो क्या कहती है कि जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, इसमें जो भी कंपोजिट नंबर होता है उनके जो भी हम फैक्टर्स बनाते हैं वो फैक्टर प्राइम नंबर्स में हो। पहली कंडीशन तो यही है, प्राइम नंबर है 2 और 3, और नंबर्स पे कैसे है? प्राइम फैक्टर यूनिक है, क्योंकि 2 और 3 के अलावा ये किसी और से डिवाइड नहीं होता। अब ये आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखने हैं। इस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर स्टूडेंट किसको कहते हैं?
वुश ऑर्डर को कहते हैं जिसमें पहले हमारी क्या आएगी, सबसे स्मॉल वैल्यू, फिर ग्रेटर, फिर उससे ग्रेटर, फिर उससे ग्रेटर। इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे अगर मैं 54 के इसके अकॉर्डिंग फैक्टर लिखूँ तो मैं ये भी लिख सकती हूँ 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। इससे इफेक्ट तो कोई भी नहीं पड़ेगा, इससे उस आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या होता है कि बुक के अकॉर्डिंग अगर आपको आंसर मैच करवाना है तो बुक क्या कहती है कि जितने भी प्राइम फैक्टर हम बनाएंगे वो हमें असेंडिंग ऑर्डर में बनाने हैं। अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हो तो आपके सारे के सारे आंसर मैच हो जाएंगे, किसी भी बुक में आप कोई भी क्वेश्चन करो, क्योंकि आप कोई भी बुक उठा के देख लेना, उन सब में किसी भी कंपोजिट नंबर के प्राइम जो फैक्टर होंगे वो असेंडिंग ऑर्डर में ही होंगे। इसलिए हम पहले स्मॉल वैल्यू लिखेंगे, फिर ग्रेटर और फिर ग्रेटर। इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, या आप इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हो। अब स्टूडेंट हम यहाँ पे एक एग्जांपल करते हैं एक्सरसाइज 1.2 में। एग्जाम्पल 5 में क्या बोला है, कंसीडर द नंबर 4n, यानी कि हमें एक नंबर कंसीडर करना है जो कैसा होगा, 4n का होगा। अब ये जो 4 की पावर n है ये कौन से नंबर होंगे, इसने बोला भी है ये नंबर क्या होंगे, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स। तो मैं यहाँ पे लिख भी सकती हूँ कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिटी तक हमारे चलते हैं। तो ये सारे क्या है, नेचुरल नंबर्स। अब उसने क्या पूछा है, चेक वेदर, यानी कि वो क्या बोल रहा है, हमें चेक करना है। क्या चेक करना है, देयर इज वैल्यू ऑफ n, क्या यहाँ पे n की कोई ऐसी वैल्यू होगी, n की तो हमारे पास क्या है, सारे के सारे नेचुरल नंबर है, तो कह रहा है n की ऐसी वैल्यू मुझे बताओ फॉर विच 4n, जो ये 4n है, ये जो भी मेरा नंबर आएगा वो एंड किससे हो जाएगा, विद द डिजिट 0 से। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं 4 की समथिंग कुछ भी पावर रखूं तो उसमें जो भी मेरा नंबर आएगा, जितने भी डिजिट का आएगा, जितनी भी पावर रखने पर उसकी जो एंड वाली डिजिट है ना, ये वाली एंड वाली स्टूडेंट यही वाली डिजिट होती है, जो ये एंड वाली डिजिट है ये किससे एंड होनी चाहिए, 0 से एंड होनी चाहिए। यानी कि अगर आप मान लो n, अगर आप इस क्वेश्चन को ऐसे करते हो कि n की वैल्यू 1 रख दी तो क्या आ जाएगा 4, अब n की वैल्यू क्या रखोगे 2 तो क्या आएगा 60, n की वैल्यू क्या रखोगे 3 तो कितना आएगा 64, n की वैल्यू 4 रखोगे तो कितना आएगा 256। ऐसे तो हम कितने नंबर्स रखेंगे, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये नंबर कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है। तो ये देखो जो लास्ट वाली डिजिट है इसमें तो एक ही है 4, इसकी जो लास्ट वाली डिजिट है वो क्या है 6, क्या यहाँ पे 0 है, क्या ये नंबर एंड हुआ है 0 से, नहीं। क्या यहाँ पे n की वैल्यू 3 रखने पर ये लास्ट वाली डिजिट 0 हो गई, नहीं। क्या यहाँ पे n की वैल्यू 4 रखने पर ये लास्ट वाली डिजिट 0 आ गई, नहीं। तो ये कह रहा है कि मैं n की कौन सी वैल्यू रखूँ यहाँ पे कि मेरा जो भी आंसर आए उसमें बस एंड वाली डिजिट मेरी क्या हो जाए, 0 हो जाए।
एंड वाली डिजिट किसी भी नंबर में जीरो कब होती है, वो एंड वाली डिजिट एंड विद द डिजिट जीरो। कोई भी नंबर अगर वो एंड हो रहा है विद द डिजिट जीरो से, तो इसका मतलब उसके फैक्टर में हमें क्या नंबर मिलने चाहिए, 2 और 5। अगर हमें दोनों ही नंबर मिलते हैं, यानी कि जो नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 5 से भी डिवाइड हो रहा है, तभी तो उसके एंड में नंबर क्या आएगा, एंड डिजिट जीरो आएगी। आप चेक भी कर सकते हो, अगर मैं यहाँ पे नंबर 10 लेती हूँ तो 10 के तो फैक्टर क्या बनेंगे, 2 5, एंड में क्या है, डिजिट जीरो। अगर मैं यहाँ पे नंबर क्या ले लेती हूँ, 20 ले लेती हूँ, तो 20 के भी तो फैक्टर यही बनेंगे, और इसको मैं अगर प्राइम फैक्टर बनाऊँ तो मेरे ये बन जाए। तो यहाँ पे भी जो ये नंबर 20 है, ये भी किससे डिवाइड हो रहा है, 2 और 5 से। ऐसे ही यहाँ पे मैं 30 लूँ, आप कोई भी नंबर ले लो, 450 ले लो, आप यहाँ पे आप 1500 ले लो, आप कोई भी नंबर लो जिनका एंड किससे हो रहा है, एंड डिजिट क्या रही है, जीरो, तो वो एक ही कंडीशन पे आ सकती है, जब वो नंबर किससे डिवाइड होंगे, 2 और 5 दोनों से डिवाइड होंगे। अगर 2 और 5 दोनों से डिवाइड नहीं हो रहे हैं तो उस नंबर की एंड डिजिट जीरो कभी भी नहीं होगी। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हो, अगर मैं 4 के फैक्टर बनाती हूँ, 4 के अगर मैं फैक्टर बनाऊं कि 4n है, अगर मैं इसके फैक्टर बनाऊं तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 2 × 2 रेस टू पावर n। अब 2 की पावर में यहाँ पे स्क्वायर लिख सकती हूँ, और इस पावर की मल्टीप्लाई अगर इससे करूँ तो क्या आएगा, 2 रेस टू पावर 2n। लेकिन 4 के फैक्टर में क्या है मेरा नंबर, सिर्फ 2, क्या मुझे 5 भी मिला, नहीं मिला। तो यानी कि इस n की आप कोई भी पावर रखो, कोई भी वैल्यू रखो, ये जो नंबर हमारे पास आएगा ये कभी भी एंड डिजिट जीरो नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि जो ये नंबर होगा उसके फैक्टर में क्या बनेगा, नंबर सिर्फ 2, ये 5 से डिवाइड नहीं होगा, और जब तक ये नंबर 5 से डिवाइड नहीं होगा तो इसकी एंड डिजिट हमें कभी भी जीरो नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि दिस नंबर आर नॉट गिव द एंड डिजिट विद द जीरो, बिकॉज दिस नंबर आर नॉट डिवाइड 2 एंड 5। ये नंबर 2 और 5 दोनों से डिवाइड नहीं हो रहा है, वी डू नॉट हैव इस अदर फैक्टर 5, सो दिस नंबर कांट बी एंड विद द डिजिट जीरो। तो हम ये कह सकते हैं कि ये नंबर दिस नंबर आर नॉट डिवाइड बाय 5, so can't end with the digit 0. This number are not divided by 5. 2 से तो हो रहा है बट 5 से भी होना था, लेकिन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है, किसी भी नंबर के जब हम प्राइम फैक्टर बनाते हैं तो वो क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। तो ये नंबर 2 के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होगा, इसीलिए इसके फैक्टर में हम 5 नहीं ला सकते, और जब तक 2 और 5 दोनों नहीं होंगे तो ये नंबर एंड नहीं होगा किसी भी डिजिट जीरो से, यानी कि एंड डिजिट इसकी जीरो नहीं होगी। अब मैं आपको एक बात यहाँ पे बता दूं, अगर हमें क्या करना है, एक ही डिजिट को जीरो बनाना है, एंड की एक ही डिजिट को अगर जीरो बनाना है तो मुझे उसके लिए क्या चाहिए, 2 और 5 दोनों ही नंबर चाहिए। अगर मुझे एंड की 2 डिजिट जीरो बनानी है, कितनी, 2 डिजिट अगर मुझे जीरो बनानी है एंड की, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, 2 पेयर चाहिए 2 और 5 के, तभी हम एंड कर सकते हैं। और अगर मुझे एंड की 3 डिजिट जीरो बनानी है तो उसके लिए भी मुझे क्या चाहिए, 3 पेयर किसके चाहिए, 2 और 5 के, यानी कि मुझे 3 पेयर चाहिए उसके लिए, 2 5 एंड 2 5। तो हमें अगर 4 चाहिए तो उसके लिए कितने पेयर चाहिए स्टूडेंट, 4 5 अगर एंड डिजिट जीरो करनी तो कितने पेयर चाहिए, 5। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकला, एंड डिजिट तभी जीरो हो सकती है जब किसी नंबर के फैक्टर में 2 और 5 दोनों ही हो। अगर 2 और 5 दोनों नहीं होंगे, या 5 होगा या सिर्फ 2 होगा, तो उसकी एंड डिजिट जीरो नहीं होगी। अब हम इसका एक एग्जांपल और करते हैं।
क्वेश्चन में हमें दो नंबर्स दिए 6 और 20 और इसमें हमें क्या निकालना है, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम। अब एचसीएफ और एलसीएम हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा से नहीं निकालना, हमें नॉर्मल एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज कैसे करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको नॉर्मल एचसीएफ निकालना बताऊंगी कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स के फैक्टर बनाएंगे, प्राइम फैक्टर्स। तो 6 के क्या होंगे 2 3, 20 के फैक्टर क्या होंगे 2 5 2। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 2 2 और 5। मैंने आपको बताया था अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे तो आपका आंसर मैच कर जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, इनका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको सोल्व कैसे करते हैं, यहाँ पे हमें क्या करना है, इसमें कॉमन वैल्यू क्या क्या आ रही है हमारी, इसमें कॉमन वैल्यू हमारी आ रही है 2, इसके अलावा हमारा और कुछ कॉमन नहीं आ रहा। तो इसमें एचसीएफ मेरा क्या होगा 2। तो यहाँ पे इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 2 की पावर यहाँ पे मैं 2 लिख सकती हूँ। और मैं इसकी डेफिनेशन अगर लिखना चाहूँ तो एक डेफिनेशन और लिख सकती हूँ क्या, कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल लिस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। मैं इसमें ये भी लिख सकती हूँ कि यहाँ पे हमें क्या निकालना है, जो कॉमन फैक्टर है, जो कॉमन वैल्यू हमारी है उसकी जो लिस्ट पावर होगी, उसकी जो लिस्ट पावर होगी, उन लिस्ट पावर का जो प्रोडक्ट होगा, कॉमन फैक्टर जितने भी होंगे, यहाँ पे तो स्टूडेंट कॉमन फैक्टर एक ही निकला है 2, कॉमन फैक्टर कितने भी हो सकते हैं, तो उन कॉमन फैक्टर की जो लिस्ट पावर होगी उन सब का प्रोडक्ट ही क्या कहलाता है, एचसीएफ। तो मैं एचसीएफ को ऐसे भी डिफाइन कर सकती हूँ और आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो कि इसमें कॉमन वैल्यू क्या आ रही है 2 ही हमारी आ रही है। अब मुझे इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। अब अगर मुझे एलसीएम निकालना है तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, लिस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम को हम ये कहते हैं लोएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम अगर निकालना है तो इसकी मैं डेफिनेशन क्या लिखूंगी, प्रोडक्ट ऑफ ऑल ग्रेटेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर एंड अदर नंबर। मतलब ये प्रोडक्ट किस किस का होगा एलसीएम, उसके अंदर जितने भी कॉमन फैक्टर है उनकी हमें क्या लेनी है, ग्रेटेस्ट पावर तो लेनी है, लेकिन साथ में जितने भी नंबर बच गए उनकी भी मल्टीप्लाई हम उनसे करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, एलसीएम। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है 2 है, 2 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है 2 की पावर 2। और इसके अलावा जो नंबर हमारे बच गए जो कॉमन नहीं है, जो नंबर कॉमन नहीं है वो कौन कौन से हैं, 3 और 5। तो ये हमारा स्टूडेंट क्या होगा, एलसीएम होगा। एलसीएम में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं जितने भी कॉमन वैल्यू है उनकी लिस्ट पावर को, यानी कि यहाँ से आप देख सकते हो मैंने सर्कल भी किया है कि हमारे कॉमन वैल्यू क्या है 2। तो एचसीएफ क्या होगा, बिल्कुल सीधा होगा, सिंपल है 2। एलसीएम क्या होगा, जितनी भी हमारी कॉमन वैल्यू है, जितनी भी कॉमन फैक्टर है उनकी ग्रेटेस्ट पावर, और जो नंबर हमारे बच गए साथ में उनकी मल्टीप्लाई भी, यानी कि जो नंबर कॉमन नहीं आ रहे उनकी भी मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, जो कॉमन फैक्टर आ रहे हैं उनकी ग्रेटेस्ट पावर से। तो ये हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। आप सॉल्व भी कर सकते हो, यहाँ पे कितना आएगा 4 × 15 और ये कितना हो जाएगा 60। तो यहाँ पे एलसीएम क्या निकला स्टूडेंट हमारा 60 और एचसीएफ क्या निकला हमारा 2। तो ये हमारा एलसीएम था, ये हमारा एचसीएफ। अभी एक एग्जांपल और करते हैं, जैसे कि यहाँ पे नंबर है 16 और मुझे नंबर है यहाँ पे 24। मुझे इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 16 के फैक्टर बनाएंगे, जो क्या बनेंगे 2 2 2 और 2, यही बनेंगे। अब 24 के अगर हम फैक्टर बनाएं तो 24 के फैक्टर क्या बनेंगे 2 2 और 3, सॉरी 2, यही बनेंगे 2 2
2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। तो यहाँ पे हमारे 16 और 24 के ये फैक्टर बनेंगे। अब मुझे क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो आप देख भी सकते हो, मैं यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं, ऐसे लिख देते हैं। यहाँ पे कॉमन क्या क्या आ रहा है, तो ये वैल्यू 2 आ रही है, और एक ये वैल्यू 2 आ रही है, और एक ये वैल्यू 2 आ रही है। तो मैं लिख भी सकती हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये मेरा क्या है, HCF है। इस HCF को अगर आप इस डेफिनेशन से निकालो तो समझ सकते हो। मैं इसको ये भी लिख सकती हूँ 2 की पावर 4, और यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर क्यूब इंटू 3 लिख सकती हूँ स्टूडेंट। मैं यहाँ पे अब मैंने क्या बताया कि ये प्रोडक्ट होगा किसका, जितनी भी कॉमन वैल्यू है उनकी लिस्ट पावर का। तो कॉमन वैल्यू तो मेरी क्या है, सिर्फ 2, और 2 की लिस्ट पावर कितनी है स्टूडेंट, यहाँ पे 2 की लिस्ट पावर क्या है, 2 की क्यूब, क्योंकि 2 की 4 क्या है, ग्रेटेस्ट पावर है उसकी, तो लिस्ट पावर क्या है, 2 की क्यूब। तो आप डायरेक्ट भी निकालना चाहो तो HCF डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, जो क्या होगा 2 की पावर क्यूब दैट इज 8। अब मुझे क्या निकालना है, इसका LCM निकालना है। अब LCM में मैंने क्या बोला था, प्रोडक्ट किस किस का होगा, जो भी कॉमन वैल्यू है उनकी ग्रेटेस्ट पावर का। तो कॉमन वैल्यू मेरी क्या क्या है, 2 है, 2 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 4। उसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, अदर नंबर जो कॉमन नहीं आ रहे। तो कॉमन कौन सा नंबर नहीं आ रहा, 3, तो उसकी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 3 से। तो ये मेरा स्टूडेंट क्या होगा यहाँ पे, LCM। ठीक है, तो LCM और HCF हम ऐसे निकालेंगे। तो अब हम करते हैं प्रॉपर्टी LCM और HCF पे बेस। HCF और LCM, LCM और HCF। तो यहाँ पे अब हम प्रॉपर्टी करते हैं। स्टूडेंट जो मैं प्रॉपर्टी आपको बता रही हूँ HCF और LCM में, उस पर काफ़ी क्वेश्चन भी आते हैं आपके एग्जाम में। मैं आपको सारे ही टाइप के बता देती हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन आएंगे। प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो दो पॉजिटिव इंटीजर होंगे A एंड B आर 2 पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि जो दो मेरे पॉजिटिव इंटीजर होंगे उनकी जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होगी, LCM इंटू HCF। तो ये हमारी क्या है, प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या कहती है स्टूडेंट कि जो मेरे यहाँ पे दो नंबर होंगे पॉजिटिव इंटीजर्स, उनकी जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होगी, LCM और HCF के इक्वल होगी। यानी कि अगर मैं यहाँ पे इन दोनों नंबर का LCM रखूं और HCF रखूं, उनकी मल्टीप्लाई कर दूं तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ जाएगी, राइट हैंड साइड के। मैं भी आपको सोल्व करके दिखा रही हूँ। हमने 2 एग्जाम्पल लिए थे, उसमें पहला एग्जाम्पल क्या था 6,20। तो दो नंबर मेरे क्या थे 6,20, ये तो है 2 नंबर, और आप देख भी सकते हो पॉजिटिव इंटीजर है। अब इनका LCM और HCF मैंने निकाला था। HCF कितना निकला था मेरा यहाँ पे 2, और LCM कितना निकला था 16। तो आप चेक भी कर सकते हो। इसको अगर मैं सोल्व करूँ, मल्टीप्लाई करूँ, कितना आएगा 120। यहाँ पे भी मेरा कितना नंबर आएगा 120। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। तो ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है HCF और LCM पे बेस, कि दो नंबर की प्रोडक्ट किसके इक्वल होगी, LCM और HCF के इक्वल। इस पे जो स्टूडेंट क्वेश्चन बेस्ड आते हैं, जब मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊंगी इसकी 1.2, तब उसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस किस तरह से इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं और कैसे कैसे हम इसको सोल्व करेंगे। चाहे वो आपको कितना भी चेंज करके दे दे क्वेश्चन में, तब भी आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। स्टूडेंट मैं अब आपको कल ये बताती हूँ कि कल अब हम करेंगे कि जो आपके या अगर ये 3 नंबर आपको दे दे A, B और C, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, अगर ये आपको 3 नंबर दे दे तो 3 नंबर पे भी क्या ये प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी 3 नंबर पे भी होती है, पर ऐसे नहीं होगी कि A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C इक्वल टू LCM इंटू HCF। ये स्टूडेंट गलत है, ये जो कंडीशन है वो गलत है। अगर आप करना चाहते हो कि मेरे पास अगर 3 नंबर हैं तो क्या उसके लिए भी कोई प्रॉपर्टी है, तो उसके लिए प्रॉपर्टी तो है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है,
फिर भी मैं आपको कल बता देती हूँ, अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप सोल्व कर सकते हो कि अगर 3 नंबर मेरे पास हो तो वो प्रॉपर्टी क्या होगी। लेकिन उसके लिए पहले आपको सेकंड प्रॉपर्टी को अच्छे से रीड करना है और उसको समझना है, तभी हम वो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो कल स्टूडेंट हम करते हैं एक्सरसाइज 1.2, उसमें मैं आपको बताऊंगी एलसीएम और एचसीएफ के जो क्वेश्चंस हैं और यहाँ पे 3 नंबर है तो वो हम कैसे सोल्व करेंगे बाय प्रॉपर्टी के थ्रू।